नमस्कार। आइए आज का इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज के इस सेशन में हम लेंगे स्टॉक बास्केट। सबसे पहले अगर हम देखें स्टॉक बास्केट होता क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है समझना कि जिस ढंग से पिछले 1 साल के अंदर हमने मार्केट में मोमेंटम देखा, वो काफ़ी हम बोल सकते हैं वायर्ड मूवमेंट था। पिछले साल हमने देखा जनवरी-फरवरी में हम मार्केट में टॉप कर रहे थे। वहीं मार्च में कोविड का अपडेट होने के बाद तुरंत रूप से हमने देखा कि प्राइसेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया। बट लेटर उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट के काफ़ी स्टेप्स लिए गए, स्टिमुलस दिया गया इकोनॉमी में, जिसकी वजह से मार्केट उभरता हुआ दिखाई दिया। बट ज़्यादा करके हम देखते हैं कि कभी भी जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है, इसके बाद अगर आज भी हम हमारा पोर्टफोलियो देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है ऐसे भी कुछ स्टॉक है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, बट वो स्टॉक्स आज भी हमारे प्रॉफिट पे भी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे टाइम पे स्टॉक बास्केट का रिजल्ट काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि स्टॉक बास्केट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 टू 10 स्टॉक्स और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ सेक्टर वाइज, कुछ स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज। तो जिसकी वजह से मार्केट में जब भी ऐसा मोमेंटम आता है कि मार्केट गिरते गिरते उठ जाता है, तो ओवरऑल स्टॉक बास्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल स्टॉक। तो आइए आज के इस सेशन का हम स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले हमारी कंपनी का नाम है केडी एडवाइजरी, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च हाउस है। सिंस 2004 हम लोग मार्केट में हैं एंड जो भी हमारे व्यूज है वो आप प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया पे देख सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कुछ नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम हम हमारे इन्वेस्टर को, हम हमारे क्लाइंट्स तक लेके आ पाए। तो आइए देखते हैं आज की डेट में व्हाट आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर यू। तो आज देखते हैं कि हम लोग म्यूचुअल फंड है, पीपीएफ है, फिक्स डिपॉजिट है। बट आप अगर यहाँ पे देखेंगे पीपीएफ, फिक्स डिपॉजिट या एनपीएस, यहाँ पे जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में ड्रॉप आ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्न है कि आगे का हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा। जहां हम पिछले 5-6 साल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.5% की बात करते थे, आज वो 5% पे आ चुका है या काफी जगह पे उसके नीचे भी जा चुकी है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बन चुका है। साथ में इंश्योरेंस है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखा जाता है। ऑलमोस्ट हम लोग इंश्योरेंस कवरेज के लिए देखते हैं। गोल्ड नो डाउट काफी बड़ा एक अच्छा मार्केट बना है, पिछले 10 साल में गोल्ड में भी अच्छा रिटर्न आया है। बट एक ही एसेट क्लास में हम इन्वेस्ट करके चले, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हमने देखा काफी टाइम पे इक्विटी मार्केट कमोडिटी मार्केट को या गोल्ड को ओवरबिट करता ही करता है। रियल स्टेट में वैसे भी हमने 10, 12, 15 साल से देखा है मार्केट में कोई बड़ा जंप नहीं आया, मार्केट स्टेगनेंसी बिकॉज ओवरहेड चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो आज 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट जो रिटर्न दे रहा है वो है स्टॉक बास्केट। स्टॉक बास्केट एक पिछले 2-5 सालों के अंदर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी या अच्छा डेस्टिनेशन बनकर निकल कर आया है और काफी एग्रेसिवली अब इसमें इन्वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले अगर हम करंट मार्केट की सिनेरियो की बात करें, तो देखिए नो डाउट आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केट 15,000 ऑलमोस्ट निफ्टी टच कर गया था। करेक्शन है, मन में रहता है कि मार्केट में पिछले साल हमने ऐसा ही सिनेरियो देखा था, क्या वापस ऐसा करेक्शन आएगा क्या? तो बिल्कुल घबराइए नहीं, मार्केट में देखिए करेक्शन और जंप ये दोनों ही एक पार्ट होता है। मीनवाइल हमने चैट विंडो में एक लिंक भी शेयर किए, इनकेस अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस लिंक पे रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। और साथ में इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज भी है, तो आप चैट विंडो पे भी डाल सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है ये बता रही है कि मार्केट में जब भी ऐसा बड़ा करेक्शन आता है, तो उससे घबराना नहीं है हमें। क्यों? क्योंकि हर एक करेक्शन के बाद मार्केट में एक जंप भी कंटिन्यू रहता है। जैसे 1996 के अंदर हमने देखा कि प्राइजेस 13 जून 1996 में हाई लगाते हुए देखा और हाई से एक बड़ा फॉल भी आता हुआ दिखाई दिया। ऑलमोस्ट हमने 33% एक बड़ा फॉल आते हुए देखा। इसके बाद 12 महीनों में मार्केट ने 28% का जंप या 3 महीनों में 42% का हमने जंप भी लगाते हुए देखा। चाहे 2000 में हमने देखा 30% का गिरावट आया और मार्केट ने एक महीने में 12% और 12 महीने में करीबन ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहा है या थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा। खाली 2000 में ऐसा रहा है कि जहाँ पे मार्केट नेगेटिव रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया। अदरवाइज चाहे हम रिसेंटली 2008 के मार्केट की बात करें, जहाँ पे मार्केट करीबन 60% की गिरावट आ चुका था हायर से लोअर तक,
अब मार्केट ने रिकवर करके 92% तक का जंप दे दिया था। 2020 के अंदर भी हमने देखा, 14 जनवरी 2020 में हमने नया पीक लगाते हुए देखा था मार्केट को, और 23 मार्च 2020 के अंदर मार्केट में हमने हायर साइड से करीबन 38% का एक बड़ा फॉल आते हुए देखा। बट अगर अब आप देखेंगे तो मार्केट जो लो मारा था मार्च में, वहां से 100% का एक रिकवरी दिखा चुका है। तो कहने का मतलब है, जब जब मार्केट में ऐसा कोई गिरावट आती है, उस गिरावट के बाद मार्केट के अंदर रिकवरी जो आती है वो काफी स्ट्रांग रिकवरी आती है। तो ऐसे गिरावट से हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें स्लो एंड स्टेडीली अच्छे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। देखिए, आज के इस सेशन के अंदर पहले मैं एक ब्रीफ आउट, एक थीम क्रिएट कर रहा हूँ, और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टॉक बास्केट में हमने कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, और आगे का जो सेक्टर है जो चलने वाला है उसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे। तो करंट मार्केट सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक डर का माहौल भी बना हुआ है। ये चार्ट जो है आपके सामने, ये निफ्टी पीई का एक हिट मैप है, जो 1999 से लेकर फरवरी 2021 तक का एक सिनेरियो बताता है। अगर हम प्री कोविड का एक सिनेरियो देखें तो इसमें हम देखते थे कि जब जब मार्केट 12 साढ़े 12 के करीब आता था, तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। मतलब जब जब मार्केट में बड़ा करेक्शन, टेक एग्जांपल 2008 के अंदर हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो जिस ढंग से 2008 के अंदर 26 तक का पी रेशियो पहुंच चुका था, और वहां से जब गिरावट आई तो मार्च में हमने ये पी रेशियो 20 तक आते हुए देखा, और ये कैस्केडिंग इफेक्ट होते 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 हमने देखा 2009 में निफ्टी में काफी बड़ी गिरावट थी ऑलमोस्ट, और पी रेशियो 13 के करीब पहुंच गया था। तो दिस वाज द टाइम कि यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना था। बट वहां से हमने रिकवर होते हुए देखा 2013-14 में। निफ्टी पी रेशियो स्टेबल पॉइंट पे था, मतलब 18 17 18 के आसपास था। लेकिन 2016-17 से ही अगर हम देखें तो पी रेशियो वापस पीक पे बन गया, जो हम 2000 में भी देखा था, जब मार्केट 27 तक का पी बनने के बाद एक बड़ा फॉल लिया था। चाहे हम 2008 की बात करें, 26 तक का लेवल, तो अगर आप देखोगे 2016-17 के अंदर ही पीई रेशियो, सॉरी पीई रेशियो जो है वो 25 तक पहुंच चुका था, और कंसिस्टेंटली चल रहा था, क्योंकि 2017 18 19 20 में लिक्विडिटी पुश इकोनॉमी में की जा रही थी, जिसके चलते हमने देखा कि 2020 के अंदर हाईएस्ट हमने 28 का पीई बनते हुए देखा, और अचानक 28-27 के आसपास चला, अचानक ही जैसे कोविड का कंसर्न सामने आया और लॉकडाउन अनाउंस हुआ, हमने मार्च में काफी बड़ा फॉल मार्केट में आते हुए देखा। बट इस फॉल में आप देखेंगे तो 20 के नीचे पीई गई ही नहीं, और यहाँ पे देखा लिक्विडिटी पंप इतना ज्यादा इकोनॉमी में किया गया था कि इमीडिएटली लोगों ने काफी बड़ी बाइंग मार्च और अप्रैल के मंथ में करना चालू किया, और आप देखेंगे पीई मई में 21 थी, और अगस्त में आप देखोगे तो 31 पे और लाइफ टाइम हाई पे पहुंच गया, और अभी भी आप कंटिन्यू देखो कि अगस्त में 31 था, अब बढ़ के 41 पे पहुंच चुका है। नो डाउट एज पर पीई अगर हम देखें तो मार्केट सिवियरली ओवरबॉट दिखेगा, बट इस बार का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। नो डाउट कंसर्न मुझे भी है, इसकी वजह से हमने भी हमारे पोर्टफोलियोज के अंदर सर्टेन चेंजेस टाइम टू टाइम लाते रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि 41 का पी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड जरूर है, बट इसमें नई चीज क्या है? नई चीज है लिक्विडिटी पंप की गई है। 2020 के अंदर जिस ढंग से हमने देखा ग्लोबल इकोनॉमी ने इकोनॉमी के अंदर पैसा पंप किया है, सो दैट इकोनॉमी में पटरी पे है। जैसे पिछले साल यही पीरियड में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन या पिछले नंबर्स देखेंगे तो हमारी जीडीपी नेगेटिव में चली गई थी। बट एज ऑफ नाउ अब मार्केट में अटकलें लगाई जा रही है कि देखो कोविड हो चुका है, वैक्सीन आ चुकी है, अब चीजें पटरी पे आना चालू हो जाएगी। टेक एग्जांपल, एक दिसंबर मंथ का डेटा आया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि बेंगलोर का जो एयर ट्रैफिक है वो अभी भी 70% पे ही पहुंचा है, बट कोविड होने के बाद वापस वो 100% पे पहुंचना ही है। और अल्टीमेटली जो कंजम्पशन है या इकोनॉमी में रिवाइवल आना है, जो प्री कोविड पीरियड तक आना है, वो डेफिनेटली आना ही आना है। और लॉकडाउन के चलते कुछ ऐसे सेक्टर्स भी है जो पूरे ही वैक्यूम हो चुके थे, और अब जैसे से कोविड से बाहर निकल रहे हैं, डिमांड या कंजम्पशन वहां पे हम कंटिन्यू करते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे कौन से ऐसे स्टॉक्स है या कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिनमें
डिमांड कंटिन्यू रहेगी 2021 में एंड बियॉन्ड में। तो आप थोड़ा सा कंसर्न रखिए कि पी रेशियो हम हाई पे हैं, बट आप समझ के चलिए लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट में है। जिस ढंग से अगर थोड़ा भी कोई बड़ा गिरावट आता भी है, इमीडिएटली मार्केट में बाइंग भी लौटती हुई दिखाई देगी। एफआई से भी हमने देखा 2020 के अंदर काफी पैसा इंडिया में आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इंडिया एज ए हॉट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ था। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर थोड़ा सा हमको कंसर्निंग जरूर दिखाता है, बट जो स्ट्रेटजी है वो इसको भी बीट करने की ताकत रखती है। अगर हम क्विकली एक रिव्यू करते हैं तो मार्केट लाइफ टाइम हाई बना चुका है। इक्विटी मार्केट में क्विक रिबाउंड हुआ है, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी इंफ्यूजन डोमेस्टिक मार्केट पे भी आते हुए दिखाई दी। अगर हम एफआईआई और एफपीआई के इनफ्लो की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1420 बिलियन डॉलर के आसपास का हमने इंफ्यूजन इक्विटी और डेट मार्केट में होते हुए देखा। डोमेस्टिक इन्वेस्टर पहले अपना एक्सपोजर कम किया था, बट जैसे जैसे उनका सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है, वैक्सीन आ रही है मार्केट में और चीजें समझ में आ रही है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंट इंडियन मार्केट पे बिल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरबीआई ने इसके अंदर काफी बड़ा रोल प्ले किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर रखने की वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कंटिन्यू पंपिंग की जा रही है। रिसेंट फोरकास्ट जो आईसीआरए का आया है, जहां पे बताया गया है जीडीपी 0.7% दिसंबर क्वार्टर की रही है और ग्रोथ धीरे धीरे करेगी। नो डाउट हम पिछले साल डबल डिजिट की बात कर रहे थे और अब हम नेगेटिव से पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, बट अभी भी ग्लोबल मार्केट के अंदर जिस ढंग से इंडिया ने वैक्सीन का काम किया है और रिकवरी दिखा रहा है, आई थिंक एज कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट, एज कंपेयर टू यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट में पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है। गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि आप देखेंगे काफी रियल स्टेट प्रोजेक्ट या हम रोड्स प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि कंजम्पशन इंडिया में कंटिन्यू रहेगा। तो टेक्निकली रिसेशन लाइक रिसेशन अगर हम बात करें तो एंड हो चुका है। अभी भी ठीक है, नो डाउट कोविड का कंसर्न बना हुआ है, बट इंडिया की जीडीपी अभी जो कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है उसको सपोर्ट मिला है, मतलब ज्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्शन इंडियन इकोनॉमी में नहीं रहेगा। और ग्लोबल लिक्विडिटी अभी भी दिखाई दे रही है, जिस दिन से लोअर इंटरेस्ट रेट पूरे ही रीजन में, चाहे हम यूरोपियन मार्केट की बात करें चाहे एशियन मार्केट की बात करें, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट को, इक्विटी मार्केट को आगे सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अंत में आईएमएफ ने एक्सपेक्ट किया है कि इंडियन इकोनॉमी 11.5% की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020 में दिखा देगी। तो कहीं पे भी अगर मार्केट में कोई भी गिरावट की अपॉर्चुनिटी बनती है, इसमें हमें घबराना नहीं है, हमें इन्वेस्ट करके चलना है। नाउ विल सी अभी तक हमने ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो में क्या देखा है। तो पहला, मार्केट डिक्लाइंस आर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। मार्केट में गिरावट नहीं आएगी तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं बनी। टेक एग्जांपल, हमने देखा मार्केट में रिसेंटली कोविड का कोई भी अपडेट आता है या बजट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, मार्केट में गोता भी लगाता है और रिकवर भी उसी स्पीड से आता है। तो मार्केट में कोई भी गिरावट आती है उसको आप बदल नहीं सकते, वो अवॉइड नहीं किया जाएगा, उस पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी बना के बाय कर सकते हैं। करेक्शन, बेयर मार्केट हैव नॉट लास्टेड फॉरएवर। हमने देखा 1999 से या 1990 से, चाहे हम हर्षद मेहता की गिरावट की बात कर ले, चाहे केतन पाल की गिरावट की बात कर ले, चाहे 2008 की या 2000 की गिरावट की बात कर ले, मार्केट खत्म नहीं होता है। जब जब ऐसी गिरावट आती है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है और मार्केट के अंदर फिर से इन्वेस्टमेंट आता ही आता है। स्टे इन्वेस्टेड विद कंपाउंडिंग बेनिफिट फॉर कंपाउंडिंग बेनिफिट। अगर आप मार्केट में कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहोगे तो ही आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। पैनिक नहीं करना है ऐसे गिरावट में, पेशेंसली होल्ड करना है, तो ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको आपका रिस्क टॉलरेंस लेवल पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाई होना चाहिए। इनकेस डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं तो जरूर मार्केट में तकलीफ हो सकती है। अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखा है तो डेफिनेटली उसमें रिटर्न्स आपको अच्छे दिखेंगे। इमोशन को कंट्रोल करके आपको काम करना है। इमोशन को कंट्रोल करेंगे तो ही रिटर्न बन पाएंगे। इमोशन से देखा जाए तो एक चार्ट ये समझ में आता है कि मार्केट में ऑप्टिमिज्म बना रहता है, लोग पैसा डालते हैं, थ्रिल होते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न बनता है, यूफोरिया बन जाता है। चाहे हमने 2008 में आईपीओ का यूफोरिया बनते हुए देखा, 2020 के अंदर बनते हुए देखा, बट जब मार्केट में गिरावट आती है तो हम डेस्परेट हो जाते हैं, पैनिक करते हैं और
नुकसान करके निकल जाते हैं। आई कैन गिव यू एन नंबर ऑफ एग्जांपल। जब मार्केट में क्रैश हो रहा था, मेरे पास ऐसे काफी जन के फोन आते कि सर मार्केट तो खत्म हो गया है, 2008 में भी ऐसे ही हुआ था। तो मैं उनको एक ही चीज बोलता था, दो सारस्वत मेहता की गिरावट सबको याद है, बट उसके बाद की तेजी सब भूल गए। केतन पारेख की गिरावट सबको याद है, बट उसके बाद नया हाई सब भूल गए। 2008 की गिरावट सबको पता है, बट 2008 के बाद 2020 में जो हमने नया रिकॉर्ड हाई मारा वो सब भूल गए। तो ऐसे ही अभी भी हमने रिसेंटली क्या देखा कि पिछली बार हमने 12,500 का निफ्टी में हाई लगते हुए देखा, बट इस बार सेंसेक्स ने भी 50 का आंकड़ा तोड़ दिया है और 15,000 के ऊपर निफ्टी भी जाती हुई दिखाई दी। तो एक साइकिल है, जब भी मार्केट में पैनिक, डेस्परेट सेलिंग ऐसा कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के द्वारा या स्टॉक बास्केट द्वारा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो अल्टीमेटली फिर से आप टॉप ऑफ द टाउन या टॉप ऑफ द चार्ट पहुंच जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे हमें घबराना नहीं है, फियर में नहीं रहना है, डेस्परेट नहीं होना है। अच्छे स्टॉक्स अगर आप लेके चलोगे तो रिटर्न भी अच्छा दिखेगा। मेन प्रॉब्लम आता कहाँ पे है, जब हम पैनी स्टॉक के चक्कर में पड़ जाते हैं, मैसेजेस के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये स्टॉक 2 रुपए का है, ले लीजिए, 10 रुपया हो जाएगा। हमें कभी भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी जब मार्केट में करेक्शन आते हैं तो ब्रांडेड स्टॉक्स को उठाने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा मददगार होता है आपका एडवाइजर। मैं एक ऑन ए लाइटर नोट ये एक आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो व्हाट्सएप का बैकग्राउंड दिखेगा आपको थोड़ा बहुत। तो व्हाट्सएप पे मुझे ये फोटो आई थी एक ग्रुप के अंदर। वहां पे लिखा हुआ था, ग्रुप में कोई डॉक्टर है तो एक्सरे देखकर बता दीजिए कि कितना दिन लगेगा सही होने में, कल ही एक्सरे करवाई है। तो अगर आप देखेंगे कि आजकल आदमी बिल्कुल नहीं शर्माता व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी जानकारी लेने के लिए। तो पहला चीज आप समझिए, जब हम हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते तो वेल्थ के साथ कैसे कर सकते हैं। आज ये आदमी को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सरे दिखाना चाहिए और पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, तो ही वो सही हो पाएगा। लेकिन ज्यादा करके हम शॉर्टकट्स लेते हैं, तो जो शॉर्टकट लेता है उस प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा होती है। तो जब हम हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो वेल्थ के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एडवाइजर जो आपका पेन, आपके इन्वेस्टमेंट को समझे, उनके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत जन क्या करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म को बिलीव करते हैं, जैसे गूगल। तो गूगल के अंदर मैं फॉर एग्जांपल चैलेंज है अभी आपको, अमेज़न ओपन कीजिए, उसके अंदर डाल दीजिए ज़हर और ट्राई करके देखिए। आपको दिखेगा उसके अंदर 50 चीज़ें मिल जाएगी देखने। तो सिमिलरली गूगल है, गूगल में भी अगर आप डालेंगे डू आई हैव, तो वो आपको 50 ऑप्शन दे देगा। क्या डू आई हैव डिप्रेशन, डू आई हैव डायबिटीज, डू आई हैव एंजाइटी, आई हैव अ सोर थ्रोट, तो डू आई हैव अ इबोला, डू आई हैव अ बॉडी एक, डू आई हैव ए कोविड। कोई भी ऑप्शन देखिए, गूगल है या बाकी कोई भी जो प्लेटफॉर्म है, उनका बनने का पर्पस ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था। लेकिन हर चीज की एडवाइस अगर हम गूगल बाबा से लेने लग जाएंगे, तो जो समझदार है, जहाँ एक्सपर्ट्स है, डिग्री लेके बैठे हुए हैं, फिर इनकी वैल्यू ही नहीं है ना। जैसे किसी ने ट्विटर पे डाला था, एग्जिट रिलाइज एट 1540, टारगेट 1040। क्यों? राइट इशू हो चुका है, जियो का स्टेक बिक चुका है, कोई न्यू न्यूज बची नहीं है और प्राइसेस में कभी भी बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि ऑयल इन्वेंट्री में उसको 40,000 करोड़ के ऊपर का नुकसान हुआ है। बट हुआ क्या, इस पीरियड के बाद हमने देखा कि रिलायंस नया हाई 2300 का भाव पार करता हुआ दिखाई दिया। तो कभी भी आप ध्यान रखिए कि आपको कोई भी एडवाइस लेनी है तो प्रॉपर गाइडेंस वालों के साथ लोगे तो आपको बेनिफिट दिखेगा। अदरवाइज हमारा एक्सपीरियंस हमेशा खराब होता हुआ ही दिखेगा। टेक एग्जांपल, जैसे ये कैमल है, तो कैमल के ऊपर आई थिंक सबने ऑलमोस्ट राइड किया ही होगा। तो कैमल की राइडिंग जब हम करते हैं तो उसमें कैमल के रिदम को हमको पकड़ के काम चलना पड़ता है। कारण, जब कैमल उठता है तो आप देख सकते हैं सेकंड फोटो में कि उसकी पीठ पहले ऊंची होती है और फिर कैमल आगे से ऊपर होता है। अगर इस बीच में अगर आपने आपका बैलेंस नहीं बना रखा है तो आप गिर जाओगे। और जब कैमल भागता भी है तो उसका एक रिदम होता है। तो सिमिलरली मार्केट भी एक रिदम पे मूव करता है। तो हमें मार्केट का रिदम पकड़ के चलना है। अगर मार्केट का रिदम पकड़ के चलोगे
तो राइड आपकी कंफर्टेबल होगी और आप लंबी दूरी तक इन्वेस्ट करके चल सकते हो। अगर आप प्रॉपर अगर रिदम नहीं पकड़ोगे मार्केट का, तो आप ज्यादा लंबा नहीं चल सकते हैं। अब आ जाते हैं स्टॉक बास्केट और डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में क्या फर्क है। स्टॉक बास्केट लेस वॉलेटाइल है, लो रिस्क है, बिकॉज यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट स्टॉक्स और उसके कुछ मैकेनिज्म अप्लाई करने के बाद उसमें अराइज करते हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक बास्केट का वॉलेटिलिटी कम होता है, बीटा कम होता है। बट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हाई वॉलेटाइल होता है, या तो कोई न्यूज है तो बहुत बड़ी तेजी आ जाएगी, कोई न्यूज नहीं है तो बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि कभी भी आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट इन्वेस्टर जो रहेगा वो स्टॉक बास्केट रहेगा। यहाँ पे स्टॉक बास्केट प्रोफेशनली मैनेज है। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में आप अपनी और या अपने फ्रेंड की एडवाइस लेते हैं। नो डाउट मैं भी जानता हूँ आप लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, आप भी मार्केट के एक्सपर्ट ही है। लेकिन क्या होता है, एक फुल टाइम डेडिकेटेड बंदा अगर उस चीज को देख रहा है तो वो थोड़ा बेटर एक आउटलुक बता सकता है। सेकेंडली, स्टॉक बास्केट हम प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई रखते हैं। हमारे अगर 10 स्टॉक है एक बास्केट के अंदर, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कोई भी सेक्टर में 10 से 12% से ज्यादा का एक्सपोजर, या कोई भी स्टॉक के अंदर भी हम 8 से 10% से ज्यादा का एक्सपोजर ना रखें। कारण अगर आपने 100% पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया और कल को कोई बड़ा करेक्शन आया तो आप भारी नुकसान उठा सकते हो। जिसकी वजह से सजेस्टेड यही है कि आपका सेक्टर पे डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए और स्टॉक में भी कैपिंग होनी चाहिए। स्टॉक बास्केट इमोशनल लेस इन्वेस्टिंग है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कुछ रैंडम कुछ अलर्ट्स लगा रखे हैं, चाहे टेक्निकल पैरामीटर पे चाहे फंडामेंटल पैरामीटर पे। तो अगर मेरा टेक्निकल या फंडामेंटल पैरामीटर ट्रिगर होता है तो हम कोशिश करते हैं यहाँ से हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या लॉस बुक करके निकल जाए। जबकि इमोशन में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में होता क्या है, 2000 से भाव 1700 आ गया, तो नहीं यार होल्ड करते हैं, कहीं ना कभी तो मार्केट ऊपर आएगा। अब सपोज मार्केट ने यू टर्न कर लिया तो वही स्टॉक 1700 वाला 1000 आ जाता है, 1000 से आ जाता है, फिर हम बेचते नहीं है और हमारे इसमें डेड स्टॉक बन के रह जाता है। तो इमोशनल लेस होना चाहिए, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स हुए हैं, वहां पे पूरी तरह से आपको एग्जिट का डिसीजन भी आपको ही लेना है। स्टॉक बास्केट एक पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जबकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है। एंट्री और एग्जिट है वो प्रॉपरली मॉनिटर की जाती है और मैनेज की जाती है। वहीं अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट सेल्फ प्रोजेक्शन पे चलती है। आज की डेट में जिस ढंग से मार्केट काफी बढ़ा हुआ है, तो मेरे पास काफी कॉल भी आते हैं, बताते भी हैं कि मार्केट सर इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे टाइम पे अगर हमने लमसम इन्वेस्ट कर दिया और कल को मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाती है तो हमें बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। तो उसके लिए आप एसआईपी का भी यूज ले सकते हैं, एसआईपी लमसम का भी यूज ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसआईपी में हर महीने आपने सपोज करो आपने 25,000 50,000 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टॉक बास्केट में कर रहे हैं, और कहीं पे भी अगर आपको लगता है मार्केट में कोई बड़ा करेक्शन आया है, हमारी टीम भी आपको अपडेट करती रहेगी। वो टाइम पे आप थोड़ा बहुत लमसम भी इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो एसआईपी जैसे हम म्यूचुअल फंड में करते हैं, वैसे ही हम स्टॉक बास्केट में भी कर सकते हैं। इससे होता क्या है, इससे डिसिप्लिन बना रहता है। मार्केट को हम टाइम नहीं कर सकते, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहता है, और जो गोल हमने रखा है वो इजीली अचीव हो भी जाता है। और इजी वे है, कोई एक साथ पैसा डालने की जरूरत नहीं है, हर महीने हमने छोटा छोटा पैसा डाल दिया। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं स्टॉक बास्केट क्यों आज की रिक्वायरमेंट है। देखिए, स्टॉक बास्केट पिछले कुछ सालों में अच्छी प्रॉपर्टी गेन कर रही है। जिस ढंग से हमने देखा, स्टॉक बास्केट में हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि लार्जर अपॉर्चुनिटी कहाँ-कहाँ पे बनी हुई है, वैसे स्टॉक को फाइंड कीजिए, उसका डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल रिसर्च कीजिए और फिर हम हमारे बास्केट में उसको ऐड करते हैं। इसके लिए हम 100 ऑफ कंपनीज ढूंढते हैं और फिर उसमें से एक सिंगल ट्रेड निकालते हैं। और असेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम देखते हैं ऐसे कौन से सेक्टर है जो लेस अफेक्टेड है शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक साइकिल में या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक साइकिल में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। तो कैन समवन हेल्प मी आउट, अभी हम काफी जन जुड़ भी चुके हैं कि ऐसे कौन से सेक्टर्स है जो आपको लगता है कि कोविड के बाद चलने चाहिए। प्लीज चैट विंडो पे आप जरूर रिप्लाई कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप कितना ध्यान रखते हैं मार्केट का और आपके इन्वेस्टमेंट का। तो चैट विंडो ओपन है, प्लीज रिक्वेस्ट है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे सेगमेंट्स है या ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे हम 2021 में पोस्ट कोविड के बाद एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, सेक्टर अच्छा रहेगा। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है
चैट विंडो ओपन है, चैट विंडो पे आपका रिप्लाई आना जरूरी है। अब आते हैं हम लोग स्टॉक बास्केट के अंदर कि कैसे-कैसे हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले स्टॉक बास्केट एक नया तरीका है इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ पे हम मेक श्योर करते हैं आपका डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट आपका रहे। सेकेंडली जो आपका गोल है वो प्रॉपर्ली मैच होए। इस स्टॉक बास्केट में हम 10 से 12 स्टॉक रखते हैं और टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर भी करते रहते हैं। इसके अंदर सेक्टर भी हम लोग एक हम बोल सकते हैं कि देखते हैं कौन सा ऐसा अपकमिंग सेक्टर्स है जो लॉन्ग लास्ट रहेगा, वैसे सेक्टर्स पे ही हम इन्वेस्टेड रहते हैं। और कुछ और हमने स्टॉक्स सेक्टर्स चुने हैं जो आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी मैच होता है कि नहीं होता है, वो भी हम इसमें देखते रहते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा कंसर्न है इमोशन का, बट अगर आप स्टॉक बास्केट में आते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन है। शॉर्ट टर्म के लिए वी हैव एन नंबर ऑफ opportunities and tags which we will be using, but long term is most important और बेस्ट solution है स्टॉक बास्केट एक अच्छे सीजन इन्वेस्टर के लिए कि वो एक थोड़ा लंबा व्यू लेकर काम कर सकता है। और इसमें काफी इनोवेटिव बास्केट्स हमने इस बार लॉन्च की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर रहेगा, साथ में एग्रीकल्चर एंड आईटी सेक्टर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर रिप्लाई। तो एग्रीकल्चर एंड आईटी सेक्टर आप देख ही रहे हो कि बिना एग्रीकल्चर के कोई चीज चलती नहीं है, और आईटी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम में आईटी बहुत जरूरी है। और एफएमसीजी, एफएमसीजी तो मस्ट है क्योंकि कुछ भी हो जाए एफएमसीजी में कभी ज्यादा गिरावट नहीं आती है। तो हम इस बास्केट के अंदर देखते हैं कौन सी पावरफुल थीम है। तो ऑलरेडी हमने देखा एफएमसीजी, एग्रीकल्चर, आईटी, ये सब पावर थीम है। और भी है जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम आजकल ज्यादा मूव कर रही है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट आ सकता है। तो ऐसे पावरफुल थीम आपको देखनी है जो आगे जाके अच्छा गेन दे सकती है। राइट नाउ अगर हम थीम्स की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंजम्पशन, एफएमसीजी, ये थीम ज्यादा काम कर रही है जो ऑलरेडी आपने चैट विंडो पे डाला है। तो स्टॉक बास्केट में प्रोवाइड यू विद अट्रैक्टिव डाइवर्सिफिकेशन एलिमेंट टू ओवरऑल पोर्टफोलियो पोटेंशियली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ऑफर फॉर एनहांसिंग द रिटर्न्स एंड रिड्यूसिंग द ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क। अब इसका हम पोर्टफोलियो में कैसे या बास्केट में हम कैसे कर सकते हैं मूव। तो ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम आपका प्रोफाइल या रिस्क प्रोफाइल हम जज करेंगे। हमारे पास 3 या 4 पोर्टफोलियो जो बने हुए हैं, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम वो आपको सजेस्ट करेंगे। देन हम लोग पोर्टफोलियो का एलोकेशंस आपको बताएंगे किस ढंग से आपको इसमें एलोकेट करके चलना है। देन जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है आप एसआईपी के द्वारा या लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन आपको खाली मार्केट में मंथ ऑन मंथ आपका परफॉर्मेंस चेक करना है। हमारे यहाँ से जो टीम है वो आपको कंटिन्यूस अपडेट करती रहेगी कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमने ली है, ग्रैब की है, और कहाँ मार्केट का व्यू है। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या पैरामीटर्स है जो हम लोग स्टॉक बास्केट में देखते हैं। तो सबसे पहला है मेगा ट्रेंड। आपको देखना है कि आगे जाके एफएमसीजी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, बैटरी सेक्टर है, ये सब चलेंगे जिनको कोई भी बड़ा डिस्टरबेंस नहीं होता है जो करंट पैंडेमिक या ऐसा कुछ अगर इवेंट होता है। नेक्स्ट विल एनालाइज कि उनका डेटा क्या दिखाता है, इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, एंड वो मेगा ट्रेंड में सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। फाइनली ये इसके साथ साथ हम कुछ टेक्निकल्स और कुछ फंडामेंटल के इन हाउस रूल बेस्ड मेथोडोलॉजी बना रखे हैं। उसके बेस पे हम 10 से 12 स्टॉक निकालते हैं और उसका एक बास्केट बनाते हैं। इस सिलेक्शन प्रोसेस में हम काफी चीज ध्यान रखते हैं, जैसे फाइनेंशियल मैट्रिक्स क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ क्या है, कैश जनरेटिंग पावर क्या है, वैल्यूएशन क्या है। ये सब देखकर हम इस स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहला स्टॉक बास्केट हम लेते हैं कंजम्पशन। जैसे नाम सजेस्ट करता है कंजम्पशन, मतलब अगर लॉकडाउन होता है या आगे हमने देखा भी, तो यहाँ पे हमने देखा ये कंपनी से जिसका सर्वाइवल बहुत स्ट्रांग था, भारतीय एयरटेल। इंटरनेट और टेलीफोन आईएसपीज में है। आप देखते हैं अगर वर्क फ्रॉम होम हमें करना भी है तो बिना इंटरनेट के तो हम वर्क नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइम पे अगर हम देखें तो भारती और जियो, ये दो ऐसी कंपनी है जो बैकबोन ऑफ वर्क फ्रॉम होम है। तो हमने भारती को 5, अगर आप देखेंगे तो 3
11 में 311 में हमने एंट्री की थी। ये एंट्री मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी कि क्या एविडेंस है कि कब हमने इसको एंट्री की थी। तो भारती को हमने 311 में एंट्री की थी। आज 570 का भाव है। 83% का हमने इसमें जंप आते हुए देखा है। तो ऑलमोस्ट हमने 260 रुपए का गेंस देखा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बिना इंटरनेट के तो बिना डेटा के तो कुछ काम होगा नहीं। तो भारती एंड रिलायंस शुड बी दी टॉप पिक अगर हम बात करें कंजम्पशन, क्योंकि इनका कंजम्पशन खत्म नहीं होने वाला, डेटा खत्म नहीं होने वाला। तो 83% का जंप हमने भारती में देखा और वहीं रिलायंस में 128% का हमने जंप आते हुए देखा। सेकंड कंजम्पशन में हमारे पास जाता है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के बिस्किट कोई खाना नहीं छोड़ेगा, चाहे आईटीसी हो। तो यहाँ पे भी हमने 3100 में लिया था। मार्केट में गेन्स आया बट कोई लिमिटेड गेन्स था, क्योंकि एफएमसीजी स्टॉक अपने कंजम्पशन पैटर्न पे ज्यादा चलता है रादर देन एनी अदर न्यूज एंड ऑल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें भी जंप आया हुआ है। आईटीसी के अंदर भी ऑलमोस्ट 200 से 220 तक चले गया था प्राइजेस, बट अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि ये रिकवर कर रहा है। एएमसी एचडीएफसी इसलिए रखा गया है कि इक्विटी मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बिना म्यूचुअल फंड के आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे आगे जाकर। और अल्टीमेटली देखिए म्यूचुअल फंड सही है, जो इन्होंने ये स्ट्रक्चर रन किया था उसके बाद काफी पैसा बना भी है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने 61% 67% का तो रिटर्न इसमें आते हुए देख चुके हैं। और फर्दर भी हमें लग रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट म्यूचुअल फंड में ज्यादा रहेगा, जिस दिन से अभी ये तेजी बनी हुई है और इसका सीधा सीधा बेनिफिट एचडीएफसी एएमसी को मिलेगा। हिंदुस्तान लीवर एफएमसीजी स्टॉक है जो 63% का जंप दे चुकी है अभी भी और काफी स्ट्रांग है। ये मेरे पोर्टफोलियो को बीटा मतलब वॉलिटिलिटी कम रखती है। एलएनटी भी काफी बड़ा जाइंट है इंजीनियरिंग में। जिस दिन से हमने देखा काफी प्रोजेक्ट, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे हाईवेज की बात करें, चाहे एक्सप्रेसवे की बात करें, एलएनटी काफी अच्छा काम कर रही है। और आने वाले दिनों में भी हमें लगता है जिस दिन से इकोनॉमी ओपन अप हो रही है उसका सीधा सीधा बेनिफिट एलएनटी को पड़ता हुआ दिखाई देगा। टाइटन के अंदर गोल्ड के भाव की वजह तेजी की वजह से भी एक सपोर्ट मिल रहा है और साथ में अब इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो रिटेल की डिमांड है वो धीरे धीरे बाउंस होते हुए दिखाई देगी। वैनकीस चिकन्स के अंदर है और आप देख सकते हैं जिस दिन से बीच में बर्ड फ्लू हुआ था प्राइजेस में भी हमने काफी फॉल आते हुए देखा। अब थिंग्स आर मूविंग इम्प्रूविंग, जिसकी वजह से मेरे को लगता है वैनकीस के अंदर जल्द एक बड़ा जंप आ सकता है। तो इस ढंग से हमने कंजम्पशन के अंदर देखा ऐसे स्टॉक्स हम लेते हैं जो स्टॉक कंजम्पशन इन नेचर है, चाहे कोविड हो या ना हो, लॉकडाउन हो या ना हो, ब्रिटानिया का बिस्किट तो आप खाओगे। फिर आईटीसी या अगर हम हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट की बात करें, वो भी हम चाहे लॉकडाउन हो चाहे मत हो हम लोग को तो यूज करना है। तो इसी चीज को इम्पोर्टेंट देना है आपको कि ऐसे क्या कंजम्पशन वाले स्टॉक्स हैं जो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में भी चलेंगे। इनकेस अगर आपको और कोई ऐसा स्टॉक स्टॉक तो देखो काफी है, बट हमने इनके फाइनेंशियल और टेक्निकल्स को देखते हुए ये स्टॉक फाइनल किए। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कुछ और स्टॉक होने चाहिए जो आपके रडार में है और बहुत साउंड क्रिएट करता है बट कंजम्पशन इन नेचर है, तो प्लीज लेट मी नो। डेफिनेटली विल हैव अ रिव्यू, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मार्केट का रुख पॉजिटिव है और कंजम्पशन का रुख भी पॉजिटिव है, तो दोनों इन हैंड चलने चाहिए। ऐसे ही दूसरा बास्केट है हमारा डिविडेंड बास्केट। ये हमारे उन इन्वेस्टर के लिए है जो मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते, ज्यादा करके फिक्स डिपॉजिट में करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर हमें इंटरेस्ट मिलता है, बट सर बिलीव मी कि ऐसे भी कुछ स्टॉक है जो काफी अच्छे डिविडेंड्स देते हैं। तो हमारी सलाह है कि अगर आप ऐसे स्टॉक बास्केट में डालते हैं जहां आपको इंटरेस्ट के बजाय डिविडेंड भी मिलता है प्लस आपकी आरओआई भी प्रॉपर बनती है, आप अगर ये पैनल में देखेंगे तो इसके अलावा ऑप्शन क्या है आपका फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते जा रही है, बट इक्विटी मार्केट में अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलेगा प्लस प्राइस एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलेगा। तो ओवरऑल पिछले अगर जब से हमने ये स्टार्ट किया है तो 100% का जंप स्टॉक बास्केट में आता हुआ दिखाई दिया है। और नीचे जो दिया हुआ है मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये डिनोट करता है अगर इन सब में आपने एक एक लेट से 1000 रुपए भी डालते हैं या छोटे क्वांटिटी से भी स्टार्ट करते हैं तो आपको खाली 17,000 से कंजम्पशन स्टार्ट करना है, 18,000 से खाली डिविडेंड बास्केट स्टार्ट करना है। नेक्स्ट हमारा मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है केडिया लीडर नेक्स्ट। ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो आने वाले टाइम के अंदर
एक अच्छा खासा जंप दे सकते हैं। टेक एग्जांपल ऑफ तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क हमने 70 रुपए में रिकमेंड किया था। इनफैक्ट दिवाली में हमने 90 रुपए में फिर से रिकमेंडेशन डाला था और आज भाव 200 रुपए पे आ चुका है। 63 मून 70 रुपए से बढ़कर मार्केट 80 तक आ चुकी है। तो अल्टीमेटली इसमें थोड़े से स्टॉक ज्यादा जरूर है, बट अल्टीमेटली ऐसे ब्रांडेड नेम है जो आप भूलोगे नहीं। जैसे प्रूडेंशियल का लिक्विड फंड है, यहाँ पे हम लोग डालते हैं जब इनकेस कोई स्टॉक्स हमने कम किया है या कैश इन हैंड है तो हम लिक्विड फंड में डालते हैं। 63 मून टेक्नोलॉजी की कंपनी है, तेजस है वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन में, वोल्टास भी अच्छी कंपनी है जिसने जनवरी से अभी तक 21% का जंप दे चुका है, पिछले एक साल में 40% का जंप दे चुका है। वहीं जी में भी हमने 150 160 से अच्छा खासा बाउंस आते हुए देखा है। 203 के भाव पे है, अभी भी हमारे पास होल्डिंग में है। 170 का स्टॉक है जो 240 जा चुका है। तो इन ऑल अगर हम देखें तो सारे स्टॉक बास्केट के अंदर काफी ब्रांडेड और अच्छी कंपनीज है जहां पे हम इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। इसके अंदर 27,000 का मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग फार्मा पे। जी जन से कोविड के चलते फार्मा फंड के अंदर हमने बेतहाशा अच्छी तेजी देखी है, बट वैक्सीन आने के बाद धीरे धीरे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे हमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का ध्यान रखना है, बट लॉन्ग टर्म अभी भी फार्मा स्टॉक काफी अच्छा है। जिस ढंग से चाइना की कोविड के बाद काफी कॉर्पोरेट निकले हैं चाइना से, तो इंडिया को एज ए फार्मा हब या दुनिया का मेडिकल स्टोर बताया जाता है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काफी स्कोप है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है मार्केट में थोड़ी बहुत हम पुल बैक आते हुए देख पाए। तो यहाँ पे भी हमने देखा अजंता पिछले एक साल में 23% का रिटर्न दिया है, एल्केम लैब ने 5% का, अरबिंदो फार्मा ने 69% का, बायोकॉन ने 23% का, डीवीस लैब ने 60% का, लुपिन ने 40% का, टोरेंट फार्मा ने 11% का, ओवरऑल 44% का जंप हमने ये सेक्टोरियल फंड में आते हुए देखा है। अब आ जाते हैं हम एक कुछ ऑथेंटिसिटी के लिए बताते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे एक क्लाइंट की पोजीशनिंग है, हम नाम कोई डिस्क्लोज नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा कंजम्पशन बास्केट है उसमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। कंजम्पशन बास्केट में जैसे एशियन पेंट है, हमने 1423 में लिया था और 1960 में निकल गए थे। हमने डीमार्ट भी लिया था 2000 में, बट थोड़े गेंस में हम निकल गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ कारणवश जो टेक्निकली सपोर्ट नहीं हो रहा था और प्राइजेस में आज भी हम अच्छी तेजी देख पा रहे हैं। एस्कॉर्ट्स हमने 690 में लिया था जो हम 1100 के करीब निकल चुके थे और आज 1200 1250 का भाव है। ब्रिटानिया हमने 3100 में लिया था और आज का भाव है 3400। भारतीय हमने 311 में लिया था जो आज का भाव है 450। अब तो भाव और भी बढ़ गया है, बट मैं लेटेस्ट जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ आपको। आईटीसी हमने देखा था कि 200 के करीब हमने लिया था और आज 204 का भाव चल रहा है। वहीं अगर हम देखें कि एल के बाद हिंदुस्तान लीवर 1800 में लिया था, आज 2100 का भाव है। एचडीएफसी 2600 में लिया था जो 2800 का भाव है। ब्रिटानिया 3090 में लिया था जो 3300 का भाव है। भारतीय 325 में लिया था जो 556 का भाव है। यहाँ पे हमने कुछ बुकिंग की थी नवंबर महीने में जब मार्केट में काफी बड़ा गेन्स ऑलरेडी आ चुका था। तो हम टाइम टू टाइम हमारा पोर्टफोलियो का वेटेज भी चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की थी। वेंकीस है 1500 में लिया था, अभी भी 1590 का भाव है। टाइटन है 950 में लिया था जो 1400 का भाव है। रिलायंस इंडस्ट्री 1061 में लिया था जो डबल होकर बैठा हुआ है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि आज भी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, बट एक एसआईपी के द्वारा आप स्लोली एंड स्टेडीली स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। टेक्निकल के साथ साथ हम फंडामेंटल ओवरव्यू भी रखते हैं जहां पे हम स्वॉट एनालिसिस रखते हैं कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है और कंपनी के आगे जाके क्या वीकनेस हो सकती है या क्या थ्रेट हो सकता है, जिसके चलते हमें टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि कब हमें प्रॉफिट बुक करना है और कब हमें मार्केट में बने रहना है। तो इसी ढंग से हमने सभी स्टॉक के, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे आईजीएफसी हो, चाहे आईटीसी हो, चाहे एलएनटी हो, चाहे टाइटन हो, सभी का हम फंडामेंटल भी टाइम टू टाइम ओवरव्यू करते रहते हैं और टेक्निकल्स भी ओवरव्यू करते रहते हैं कि कहीं पे हमको एग्जिट रूट मिलता है। तो आज के इस सेशन में हमने देखा कि स्टॉक बास्केट क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले हमने देखा कि मार्केट में जब भी कोई बड़ी गिरावट आती है, इस गिरावट के बाद मार्केट में एक रिकवरी भी शानदार रहती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छे स्टॉक, अच्छे सेक्टर को अगर आप पकड़ के रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा बड़ा बेनिफिट मिलता है।
देन हमने देखा मार्केट में कोई भी बड़ी गिरावट भी आती है तो रिकवरी भी उतनी ही स्मार्टनेस से आती है। स्टॉक बास्केट के अंदर हम सेक्टर्स को ध्यान रखते हुए या अपकमिंग लॉन्ग टर्म व्यू के सेक्टर्स को ध्यान रखते हुए उसमें इन्वेस्ट करते हैं और ऑब्जेक्टिव हमारा कोई इंट्राडे नहीं है। यहाँ पे चर्निंग नहीं होती कि हर महीने 2 स्क्रिप्ट निकल रही है, 2 स्क्रिप्ट वैसा नहीं होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएट करना है। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको स्टॉक में बने रहना पड़ेगा। तो उसी को देखते हुए हम इसमें मिनिमम चर्निंग करते हैं। आपने देखा एस्कॉर्ट्स है हमने 690 में लिया, 1200 में निकले तो एक दिन में कोई 1200 होगा नहीं, 4-6 महीना होल्ड करना पड़ेगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये स्टॉक बास्केट के अंदर ओवरव्यू साल 2 साल के लेके चलिए और एक अच्छा रिटर्न बन सकता है। हमने ये भी देखा कि मार्केट का जो रिटर्न्स है उसको अच्छे से बीट कर सकते हैं अगर हम एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। हमने आज देखा कि कंजम्पशन बास्केट है, वो एक कंजम्पशन थीम पे है और कंजम्पशन इंडिया में खत्म नहीं हो सकता। फिर हमने फार्मा फंड देखा, हमने देखा लीडर नेक्स्ट। तो इस ढंग से हम बास्केट का यूज कर सकते हैं टाइम टू टाइम एंट्री के लिए और एक अच्छे मैग्नीफाइड रिटर्न्स के लिए। इसी के साथ मेरा ये सेशन मैं एंड करता हूँ। इनकेस अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके और साथ में आप चैट विंडो पे भी आप अपना सवाल डाल सकते हैं। धन्यवाद।